आइए सुनते हैं आज की कहानी बुद्धि परीक्षा। ये कहानी उन दिनों की है जब कलिंग देश पर राजा बुद्धिवर्धन का शासन था। राजा बुद्धिवर्धन अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं अमल में लाते थे, लेकिन बड़ा राज्य होने के कारण राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में अशांति और अराजकता बनी रहती थी। प्रतिदिन राजा से मिलने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक लोग राजदरबार में पहुंचते थे, किंतु हर किसी से मिलना, उनकी समस्या हल करना राजा के लिए संभव नहीं हो पाता था। इससे वे लोग राजा से असंतुष्ट हो जाते थे। वे ये बात भली भांति समझते थे कि अकेले राजा कितने लोगों की शिकायतें सुन सकता है, फिर भी राजा के दर्शन करने का अवसर न पाकर उन्हें दुख अवश्य होता। ये समस्या हल करने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उपाय इस प्रकार था, किसी एक समर्थ, बुद्धिमान तथा चरित्रवान व्यक्ति का चुनाव करके उसको राज्य और प्रजा के बीच की श्रृंखला के रूप में नियुक्त किया जाए। उसका काम होगा जनता की शिकायतों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनको हल करने के उपाय तथा उन पर विभागों तथा शाखा कार्यालयों के अधिकारियों को मालूम करके उन कार्यक्रमों को अमल में लाने की विधि का निरीक्षण करना। उसका एक अन्य काम यह भी होगा कि अत्यंत मुख्य विषय के बारे में राजा से निवेदन करना। राजा बुद्धिवर्धन ने इस अधिकारी पद का नामकरण किया प्रजा प्रतिनिधि। अपने ये विचार राजा ने अपने मंत्री सोमदत्त के समक्ष रखे। सोमदत्त को प्रजा प्रतिनिधि की नियुक्ति का विचार बहुत अच्छा लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, आपका विचार बहुत उत्तम है। देश का शासन यदि सुचारू रूप से चलाना है तो इस प्रकार के पद की नितांत आवश्यकता है, परंतु आपने प्रजा प्रतिनिधि पद के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना है, उनके साथ उसके अंदर सहनशीलता, अनुशासन प्रियता और जनता के बीच एकता स्थापित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हम शीघ्र ऐसे आदमी की खोज करेंगे। राजा को सोमदत्त का यह विचार बहुत पसंद आया। प्रजा प्रतिनिधि में जिन विशेष गुणों का होना आवश्यक है, उन्हें सोमदत्त ने बिल्कुल ठीक समझा था। राजा ने सोमदत्त की चतुराई की प्रशंसा की। इसके बाद शीघ्र ही प्रजा प्रतिनिधि पद के लिए आवेदकों की मांग करते हुए राज्य के कोने कोने में ढिढोरा पिटवाया गया। कई आवेदक आए और उनकी परीक्षा ली गई। राज्य भर के होनहार, बुद्धिमान नौजवान इस नए अधिकार पद की लालसा से परीक्षा के लिए आए थे। शुरू में सबसे एक से प्रश्न पूछे गए, फिर एक एक की अलग से परीक्षा ली गई। अंत में एक वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एन वक्त पर जो विषय दिया जाएगा, उस पर वक्तृता देनी थी। उस परीक्षा में आखिर सुकुमार एवं गुणशील नाम के दो युवक राजा बुद्धिवर्धन और सोमदत्त को पसंद आए। पर अब जब इन दोनों में से केवल एक ही का चुनाव करने का प्रश्न उठा, तब राजा बुद्धिवर्धन ने तो सुकुमार का चयन किया और महामंत्री सोमदत्त ने गुणशील नामक युवक का। इस पर राजा बुद्धिवर्धन ने सोमदत्त से कहा, महामंत्री, मैं ये नहीं समझता कि मेरा निर्णय ही अंतिम है। मैं स्वयं जानता हूं कि शासन के कार्यों व अधिकारियों की नियुक्ति के काम में भी आप अपार प्रज्ञा रखते हैं, लेकिन आज पहली बार ही हम दोनों के विचारों में भिन्नता दिखाई दी। इसलिए हमारे द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को हम राजगुरु श्वेतांग के पास भेजेंगे व उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। राजा का यह विचार महामंत्री सोमदत्त को खूब भाया। जब दो व्यक्तियों में मतभेद होता है, तब किसी तीसरे सुयोग्य व्यक्ति की राय लेना ही समुचित होता है। फिर सुकुमार और गुणशील को तुरंत राजगुरु श्वेतांग के पास भेज दिया गया। दूसरे दिन प्रातः दोनों युवक गुरु के यहां से लौटकर राजमहल में पहुंचे। महामंत्री सोमदत्त भी वहां उपस्थित थे। मंत्री ने दोनों युवकों से पूछा, गुरुजी का हमारे लिए क्या संदेश है? दोनों उम्मीदवारों ने इसके उत्तर में अपनी अपनी वो चीज जो उन्हें गुरुजी से प्राप्त हुई थी, उनके सामने रखी। राजगुरु
श्वेतांक ने हमसे कुछ कहा नहीं, मगर इन चीजों को आकर आपके हाथों सौंपने का आदेश दिया है। सुकुमार और गुणशील ने एक स्वर में कहा। महामंत्री सोमदत्त ने दोनों चीजें देखी। सुकुमार एक कुल्हाड़ी लाया था और गुणशील एक सुई। दोनों चीजें देखकर महामंत्री सोमदत्त मुस्कुरा उठा, मगर राजा ने मंत्री की ओर आश्चर्य से इस प्रकार देखा, मानो उन वस्तुओं को भेजने का गूढ़ अर्थ उसकी समझ में न आया हो। महामंत्री सोमदत्त ने कहा, महाराज, गुरुजी के भाव को मैं समझ गया हूं, लेकिन उनका आशय इन नौजवानों के मुंह से कहलवाना भी इनकी मेधा की एक और परीक्षा प्रमाणित होगी। इसलिए अपनी अपनी लाई चीज का अर्थ वो स्वयं ही बताएंगे। इस पर राजा बुद्धिवर्धन ने स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाई और सुकुमार की ओर देखकर अर्थ बताने का संकेत दिया। प्रसन्नता और अभिमान भरे स्वर में सुकुमार तत्काल बोलने लगा, महाराज, मुझे लगता है कि श्वेतांग गुरुजी ने इस कुल्हाड़ी के माध्यम से मेरी सामर्थ्य जताने का प्रयत्न किया है। कुल्हाड़ी जिस प्रकार पैनी है और दमक रही है, उसी प्रकार मेरी मेधा भी तेज और प्रकाशमान है। ये कुल्हाड़ी जिस प्रकार भारी वृक्ष के तने को भी काट सकती है, उसी प्रकार मेरी मेधा भी कठिन से कठिन समस्या को भी आसानी से हल कर सकती है। गुरुजी द्वारा ये वस्तु मुझे प्रदान करने का तात्पर्य है कि ये मेरी मेधा की कसौटी है। इसलिए मेरा विचार है कि गुरु श्वेतांक ने मुझको ही प्रजाप्रतिनिधि पद के लिए चुना है। सुकुमार की व्याख्या सुनने पर राजा के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता खिल उठी, मानो उसके कथन से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए हों। इसके बाद गुणशील ने अत्यंत विनयपूर्वक अपना पक्ष उनके सम्मुख रखा। उसने कहा, देव, कृपया आप ये न सोचिए कि मैं अपने साथी उम्मीदवार का अपमान कर रहा हूं। सुकुमार ने कुल्हाड़ी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब सत्य ही है, लेकिन वो एक बात भूल गया है। वृक्ष चाहे बबूल का हो अथवा चंदन का, कुल्हाड़ी एक इकाई में स्थित वस्तु के टुकड़े टुकड़े करने का काम करती है, परंतु सुई आकृति में छोटी क्यों न हो, फटकर दो भागों में विभक्त वस्त्र को सीलकर पुनः एक कर देती है। इसलिए कुल्हाड़ी जहां विनाश का प्रतीक है, वहीं सुई एकता का प्रतीक है। गुणशील की ये बातें सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया और महामंत्री सोमदत्त की ओर देखने लगा। तब सोमदत्त ने राजा को समझाया, राजन, गुणशील का कथन पूर्णतः सत्य है। वैसे सुकुमार बुद्धिमान अवश्य है, लेकिन उसके अंदर सहनशीलता और एकता का भाव कम है। हमने प्रजा प्रतिनिधि के लिए जिन गुणों की आवश्यकता का अनुभव किया, उन्हीं को गुरु श्वेतांक ने भी मान्यता देकर गुणशील का चयन किया है। उनका चुनाव कितना सार्थक है, वो इन दोनों के बयानों से आप समझ गए होंगे। आकृति में पड़ी व पैनी वस्तु को गुरु श्वेतांक से पाकर सुकुमार ने सोचा कि ये पद उसी को प्राप्त होगा, और उस विचार से उसके मन में अहंकार का भाव पैदा हो गया। लेकिन सही समझ से उक्त पद को अपना ही मानने के बावजूद भी गुणशील अपनी वस्तु का मर्म बताकर विनयपूर्वक मौन रह गया। इसलिए प्रजा प्रतिनिधि के पद के लिए सभी दृष्टि से वही एक सुयोग्य व्यक्ति है। महामंत्री का सुझाव सुनकर राजा बुद्धिवर्धन संतुष्ट हो गया और उसने गुणशील की नियुक्ति प्रजा प्रतिनिधि के पद पर कर दी।